सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 8 सितंबर के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम प्रश्न में कई राजनीतिक खबरों के बीच खबर आती है व्यापार को लेके भारत और यूरोपीय संघ में व्यापार समझौते के लिए आएंगे वार्ताकार और बातें करी जाएंगी कैसे व्यापार को दोनों देशों के बीच में और बेहतर करा जाए इस ऐसी घड़ी में भी जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को टैरिफ संकट कहीं न कहीं डरा रहा है। बढ़ते हैं आज के संपादकीय तो संपादकीय इस क्रम में है लापरवाही की ये ज़िम्मेदार। बरसात के दिनों में सड़कों के किनारे बने नाले या बड़े गड्ढे अक्सर पानी से भर जाते हैं और उसके खतरे का अंदाज़ा नहीं होना स्वाभाविक है। विडंबना यह है कि इस ऐसे गड्ढे या नाले में गिर कर किसी की मौत की घटनाओं को आमतौर पर हादसा मानकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है और लापरवाही के ज़िम्मेदार लोग बच जाते हैं। मगर असम की गुवाहाटी में सामने आई ये घटना इस मामले में एक नज़ीर है। गौरतलब गुवाहाटी में निर्माणाधीन ऊपरीगामी पुल स्थल पर कई नाले और मैनहोल की खुला छोड़ दिया गया था। उसी में एक नाले में गिर जाने की वजह से 3 वर्ष की एक बच्चे की मौत हो गई। अगर इसे भी महज एक हादसा मान लिया जाता तो शायद इस पहलू पर किसी को सोचने की ज़रूरत नहीं महसूस होती कि वहाँ के नाले को खुला छोड़ दिया गया था। तो यह वहाँ ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों या कर्मचारियों की लापरवाही थी जिसने एक बच्चे की जान ले ली। मगर बच्चे के पिता ने कंपनी की लापरवाही की शिकायत की और उसके बाद आरोपी 3 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। सवाल है कि किसी भी निर्माण स्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने के बुनियादी पहलू को लेकर वहाँ मौजूद अधिकारी सजग और संवेदनशील क्यों नहीं होते। खुला छोड़ दिए जाए गड्ढे नाले या मैनहोल में अगर धोखे से कोई व्यक्ति गिर जाता है और उसे कोई बड़ा शारीरिक नुकसान होता है तो ऐसी घटना को हादसे के बजाय आपराधिक लापरवाही के तौर पर क्यों नहीं देखा जाए। सवाल है कि लोगों की आवाजाही वाली जगह पर अगर इस तरह की घोर अनदेखी की वजह से किसी की जान चली जाती है तो इसके लिए किसे ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। सड़कों रास्तों के आसपास मैनहोल नाले या गड्ढे को ढकना और पूरी तरह जोखिम रहित बनाने का दायित्व जो किसका है। अगर कोई महकमा या उसके अधिकारी गड्ढे को ढके जाने को लेकर अपना काम ईमानदारी से पूरा करने के मामले में लापरवाही बरतते हैं और उसका नुकसान किसी व्यक्ति या परिवार को उठाना पड़ता है तो इसकी पूरी जवाबदेही गड्ढे को खुला छोड़ने वाले लोग कंपनी संबंधित विभाग और अधिकारी पर होनी चाहिए। ये तो है यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी। क्रिमिनल नेग्लिजेंस माना जाना चाहिए, क्रिमिनल नेग्लिजेंस अपने आप में। क्योंकि अगर किसी को कोई चीज़ करने की जिम्मेदारी दी गई है, मान ली पुल बनाने की या रोड बनाने की, तो इसका मतलब उसको ज़िम्मेदारी दी गई है। अब उस ज़िम्मेदारी के बीच में कोई भी दुर्घटना होती है उसकी लापरवाही की वजह से, तो ये हादसा नहीं पूरी तरह नेग्लिजेंस और लापरवाही में गिना जाना चाहिए। अगला संपादकीय है सियासी शुचिता। एक आदर्श राजनेता वही होता है जो ईमानदार, जिम्मेदार और जनहितैषी हो। पारदर्शिता, निष्पक्षता और जनता के प्रति जवाबदेही उनके कार्य का हिस्सा हो। जो आमजन की समस्याओं और ज़रूरतों को भली भांति समझे और उसका निराकरण करे। किसी भी जनप्रतिनिधि का ये मूल कर्तव्य है कि वह समाज में सौहार्द, शांति, सामंजस्य और सकारात्मकता मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध रहे। यही उम्मीद की जाती है जनप्रतिनिधियों से। मगर जब जनता का चुना हुआ नुमाइंदा खुद की आपराधिक आरोपों के घेरे में आ जाए तो इन सब आदि आदर्शों का क्या महत्व रह जाता है। इस तरह के मामले में जब बड़ी संख्या में सामने आने लगे तो सियासत में शुचिता के स्तर का अंदाज़ा सहज ही लगाया जा सकता है। जनाधिकार संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर एक संस्था है जो कि डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स को लेकर कई रिसर्चेस करती है कि हालिया अध्ययन के रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि देश के लगभग 47% मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। यानी केंद्र और राज्य सुरक्षाकारों के कुल मंत्रियों में से करीब आधे आपराधिक गतिविधियों में आरोपी हैं। यह आंकड़ा चौंकाने वाला है और आम जनमानस को सचेत करने वाला है। सवाल है कि अगर जनप्रतिनिधियों की ही छवि इस तरह की है तो हम किस तरह के समाज और राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। और रपट के मुताबिक जिन मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं उनमें हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। राष्ट्रीय स्तर पर 40% केंद्रीय मंत्रियों ने खुद पर आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी अपने चुनावी हलफनामे में दी है। कई राज्यों में यही हालत है। ये साफ है कि राजनीति में आपराधिक छवि वाले नेताओं का दबदबा बेरोक-टोक बढ़ रहा है। मगर सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि दागदार नेताओं को संसद या विधानसभा में भेजने और सरकार का हिस्सा बनाने का मौका कौन दे रहा है। यही बात है कि जो हम उम्मीद करते हैं संसद से, जनप्रतिनिधियों से, वो खड़ी नहीं उतर रही क्योंकि यहाँ पे आपराधिक मामलों के लोग ही ज़्यादातर पाए जा रहे हैं।
तो उनसे हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि समाज में न्याय का राज हो? सोचने वाली बात तो है अपने आप में। और ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या कई सालों की है। हर प्रकार के रिफ़ॉर्म्स से बात करी जाती है, मगर पार्लियामेंट्री रिफ़ॉर्म्स को लेके अभी भी कहीं न कहीं ढील बढ़ती जा रही है इस देश में। अगला संपादकीय है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी द्वारा भूपेन दा भारत के रत्न। भारतीय संस्कृति और संगीत से लगाव रखने वालों के लिए आज 8 सितंबर है और विशेषकर इस दिन के साथ असम के मेरे भाइयों और बहनों की भावनाएँ जुड़ी हुई हैं। आज भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हज़ारिका की जयंती है। डॉक्टर भूपेन हज़ारिका बहुत ही जाने-माने आपके देश के व्यक्ति रहे हैं। भारत की सबसे विभिन्न दुनिया के भ्रमण किया, समाज के हर वर्ग के लोगों से मिले, लेकिन वे असम में अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहे। असम की समृद्ध मौखिक परंपराएं, लोक धुनें और सामुदायिक कहानी कहने के तरीके ने उनके बचपन को गढ़ा। बहुत ही देखा जाए तो आज भी लोक संगीत में कहीं न कहीं उनका योगदान भारी मात्रा में है। और इस आधुनिक युग में मेरा आज भी से मतलब था कि आधुनिक युग में भी जब लोग के टेस्ट बदल गए हैं, लोगों के संगीत का अ, नई-नई टेक्नोलॉज़ीज़ आ गई हैं, तमाम प्रकार की नई-नई धुनें आ गई हैं, नई-नई सिंगर्स आ गए हैं। आज भी पुराने सिंगर्स को लोग वैसे ही याद करते हैं, एक गोल्डन एरा की तरह। संगीत उनके व्यक्तित्व का सिर्फ़ एक पहलू था। भूपेन दा बीरस से एक बौद्धिक व्यक्तित्व थे, जिज्ञासु, साफ बोलने वाले, दुनिया को समझने की टूट चाह रखने वाले। ज्योति प्रसाद अग्रवाल और विष्णु प्रसाद राभा जैसे सांस्कृतिक दिग्गजों ने उनके मन पर गहरा प्रभाव डाला है और उनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को और बढ़ावा दिया है। ये तो है बहुत ही ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। ये करंट अफ़ेयर्स में भी बीसीएस में विशेषकर या वनडे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, ऐसे महान लोगों के बारे में। बाकी इनके बारे में जानने के लिए आप पूरा संपादकीय पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ़ परीक्षा उपयोगी संपादकीय तक रुकूँगा। बहुत ही ऐसे जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं, ये एग्ज़ामिनेशन में भी बार-बार पूछी जाती हैं और लोग, मैं गारंटी दे रहा हूँ, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। कभी इनका स्टेट पूछ लिया जाता है, कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, या कभी यही पूछ लिया जाता है कि कहाँ से या किस फ़ील्ड से बिलॉन्ग करते हैं। तो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं संगीत से या नाट्य शैली से या फिर लेखक हैं, क्या हैं। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे महान व्यक्तित्व पर्सनैलिटीज़ जो हैं, वो कहाँ से बिलॉन्ग करती हैं, किस क्षेत्र में योगदान रहा है और कौन से पुरस्कार उनको सम्मानित किए गए हैं और क्या कोई पुरस्कार उनके नाम पे है, जो कि हर साल आयोजित करा जाता है, या कोई अकादमी इनके नाम पे है। ऐसे पॉइंट्स ही आपको एग्ज़ामिनेशन में निकालने चाहिए। तो और बढ़िया रहेगा। फिलहाल इसी के साथ आज के लिए रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप वेबसाइट को भी विज़िट करते रहिए, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। डिटेल में करंट अफेयर्स आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। थैंक यू।